हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज हमारा सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का लेक्चर 10th रहने वाला है, जहां पर हम बात करने वाले हैं सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन टॉपिक के बारे में। आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन जो है क्या होता है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये क्लास आपकी बायलिंगुअल रहेगी और जिन भी बच्चों के पास सेकेंड सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर में सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो वो इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन इसके अलावा इससे पहले अगर आपने इसकी पहली क्लासेस यानी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लेना। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप इस क्लास में पहली बार आ रहे हो और पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो क्लास को छोड़ दो, पहले की क्लासेस देख के आओ, तभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आएंगी। कहाँ मिलेंगी क्लासेस? सिंपल, आपको एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 चैनल पर आना है। इसको पहले सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। देन उसके बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, ये देखिए यहाँ पर सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर सारी की सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। इन सभी क्लासेस को सीक्वेंस में देखना है और प्रॉपर नोट्स बनाते रहने हैं। बाकी इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए जो है आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है एग्रीकल्चर बाय अमन सर। यहाँ पर जितनी भी वाईटी पर क्लासेस होती हैं या फिर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो और पीडीएफ भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, यानी सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जिसे हम मृदा उर्वरता मूल्यांकन जो है आपका कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देन उसके बाद हम जानेंगे सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से टेक्निक्स होती हैं, और उनमें से एक टेक्निक के बारे में आज हम बात कर लेंगे, बाकी की टेक्निक्स हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लास का एक ओवरव्यू रहने वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले हल्का सा यहाँ पर जानना पड़ेगा कि आखिरकार सोइल फर्टिलिटी क्या होता है। हालांकि जो मैंने लेक्चर फर्स्ट आपका लिया था वो इसी के ऊपर लिया था कि सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तभी कह रहा हूँ, अगर पुराने लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाओ देखो और देन उसके बाद जो है इस लेक्चर पर आप आना, ठीक है। तो चलिए, जैसे हम मान के चलते हैं ये अपना क्या है, एक फील्ड है यानी कि खेत है। ये इसके अंदर क्या है, आपकी सोयल यानी मिट्टी प्रेजेंट है, जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ ही साथ हम इसके अंदर जो है एक प्लांट को यानी एक पौधे को लगा देते हैं। ये हमने क्या किया, फाइनली जो है इसके अंदर एक प्लांट को या फिर कह लो एक पौधे को जो है लगा दिया। एक मिनट दोबारा से हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक फील्ड है यानी खेत है। इस खेत के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लांट को जो है आपका लगा दिया है, या फिर कह लीजिए आपका इस खेत के अंदर जो है फसल आपकी लगी हुई है, ठीक है। देन अगर मैं बात करता हूँ सोइल फर्टिलिटी, तो मैंने आपको क्या बताया था सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी जो है एक तरीके से मिट्टी की वो एबिलिटी होती है कि वो प्लांट को या पौधों को कितने न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, सोइल फर्टिलिटी कहते हैं। या एग्जैक्ट मैं डेफिनेशन की बात कहूँ तो आप सोइल फर्टिलिटी को डिफाइन कर सकते हो, एबिलिटी ऑफ द सोइल टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स इन द राइट अमाउंट, राइट प्रोपोर्शन एंड राइट टाइम फॉर द प्लांट ग्रोथ। उसी को हम क्या कहते हैं, सोइल फर्टिलिटी कहते हैं। यानी सोइल फर्टिलिटी आपकी मिट्टी की वो क्षमता होती है जो कि जनरली क्या है, आवश्यक पोषक तत्वों को पौधों को सप्लाई करती है सही मात्रा में, सही जो है आपका प्रोपोर्शन या कह लीजिए रेशियो में, और आपका सही समय पर पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी पौधे की वृद्धि और विकास के लिए। तो उसी को हम सोइल फर्टिलिटी कह देते हैं। चलिए डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा देता हूं, हालांकि मैं ये ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, है ना। लिख लीजिए यहाँ पर सोइल फर्टिलिटी क्या होता है, तो आप लिख सकते हो एबिलिटी ऑफ द सोयल। लिख लीजिए भाई, सभी बच्चे, रिवीजन भी हो जाएगा। एबिलिटी ऑफ द सोयल, एबिलिटी ऑफ द सोयल टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, एबिलिटी ऑफ द सोयल टू सप्लाई इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, ठीक है, टू द प्लांट्स इन द राइट अमाउंट,
राइट अमाउंट यानी कि सही मात्रा में, राइट अमाउंट, राइट रेशियो एंड जो है राइट रेशियो एंड द राइट टाइम एंड द राइट रेशियो एंड राइट टाइम, राइट लिख लीजिए भाई सभी बच्चे, राइट टाइम फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो उसी को हम जनरली क्या कह देते हैं, सोयल फर्टिलिटी जो है बोल दिया जाता है। यानी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर सोयल फर्टिलिटी की आपको लिखवा दी है। हालांकि ये डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर भी आपको बताई थी कि सोयल फर्टिलिटी क्या होता है। यानी ये जो मिट्टी आप देख रहे हो, इस मिट्टी की एबिलिटी कितनी है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की इस पौधे को सही मात्रा में और सही रेशियो में और सही समय पर क्या है वो आपका सप्लाई करनी चाहिए। तो वही आपका क्या कहलाता है, सोयल फर्टिलिटी कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर सोयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है किसी चीज को हम जब आपका उसका कह लीजिए एक तरीके से आंकड़ा लेते हैं, यानी कि उस चीज को हम जज करते हैं, उस चीज को मापते हैं, तो वो आपका मूल्यांकन या इवैल्यूएशन कहलाता है। तो कहने का मतलब सोयल फर्टिलिटी का मतलब तो ये हो चुका है कि इस मिट्टी की कितनी क्षमता है न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की, वो जनरली क्या है आपका सोयल फर्टिलिटी कहलाता है। लेकिन वो कितने न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है, जब हम उसको प्रैक्टिकली क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे या उसका डायग्नोसिस करेंगे, प्रैक्टिकली जो है उसको एक नंबर्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या है आपका इवैल्यूएशन कहलाता है, या फिर आप उसे मूल्यांकन कह सकते हो। तो ये आपने नोट कर लिया। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर सोयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि सोयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन आपका एक्चुअल में क्या होता है, एक तरीके का प्रोसेस होता है। बात समझे कि नहीं समझे? सोयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर जनरली क्या हम डिफरेंट मेथड्स एंड जो है टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेथड्स या टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिससे जनरली हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो आपके न्यूट्रिएंट स्टेटस है उसका डायग्नोसिस करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पर डायग्नोसिस ऑफ द, लिख लीजिए भाई यहाँ पर, डायग्नोसिस ऑफ द सोयल न्यूट्रिएंट स्टेटस। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपकी मिट्टी है इस मिट्टी के डायग्नोसिस करते हैं, मिट्टी का पता लगाते हैं, यानी मिट्टी के अंदर पता लगाते हैं कि जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में आपका पौधा जो है उनको सप्लाई कर रहा है। तो वही सोयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कहलाता है। तो सोयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स या मेथड का यूज करते हैं, डिफरेंट तरीके के जो है आपका मेथड्स या टेक्निक का यूज करते हुए हम यहाँ पर पता लगाते हैं डायग्नोसिस ऑफ द सोयल न्यूट्रिएंट स्टेटस, यानी कि मिट्टी के न्यूट्रिएंट स्टेटस का पता लगाते हैं या फिर उसको जो है कैलकुलेट करते हैं। तो वही क्या कहलाता है, आपका सोयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कहलाता है। इतना कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो कोई बात नहीं, हम एक प्रॉपर डेफिनेशंस यहाँ पर देख लेते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। अब देखिए प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सोयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन आप छोटे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप कह सकते हो कि डायग्नोसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सोयल। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट स्टेटस कितना है उसका डायग्नोसिस करते हैं और उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स या मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वही आपका सोयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कहलाता है। सेम ही डेफिनेशन है यहाँ पर भी, वही आपका लिखा हुआ है। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, मृदा उर्वरता मूल्यांकन को विभिन्न तकनीकों या विधियों का उपयोग करके मिट्टी की पोषक तत्व स्थिति के जो है के रूप में क्या है परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जनरली सोयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन को हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके की प्रोसेस है या प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम क्या है मिट्टी के न्यूट्रिएंट स्टेटस के बारे में पता लगाते हैं। या फिर यहाँ पर एक और छोटी सी डेफिनेशन है जो कि सोयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन को डिफाइन कर रही है, वो देख सकते हो। सोयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस, ये एक तरीके का प्रोसेस या प्रक्रिया होती है ऑफ असेसिंग द
न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, यानी कि जो न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी है सोइल की, उसको असेस करना, उसको पता लगाना, उसको जांचना, उसको जज करना, उसका इवैल्यूएशन करना, वही आपका क्या है, सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कहलाता है। टू डिटरमाइन इफ इट कैन सपोर्ट ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ, यानी कि क्या ये ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ या प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज का हम क्या करते हैं, यहां पर पता लगाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कहलाता है। फाइनली आपको सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है। आ गया ना सभी को? तो सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर दो अगर सभी को क्लियर हो चुका है। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ताकि जिन बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। देखो, सोयल फर्टिलिटी क्या होता है, यानी किसी मिट्टी की कैपेसिटी या एबिलिटी न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की, यानी कोई मिट्टी जो है आपका वो कितने न्यूट्रिएंट सप्लाई करी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है पौधे को राइट अमाउंट में, राइट प्रोपोर्शन में, राइट टाइम पर फॉर द प्लांट ग्रोथ, यानी पौधे की वृद्धि और विकास के लिए। तो उसे हम क्या कह देते हैं, सोयल फर्टिलिटी कह देते हैं। जब हम इसी सोयल फर्टिलिटी को कैलकुलेट करते हैं या फिर उसको जज करते हैं या फिर उसका पता लगाते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड या टेक्निक्स का यूज करके, तो उसे आपका सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कह दिया जाता है। बस इतना सा जो है यहाँ पर आपका डेफिनेशन है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब बात यह आ जाती है कि सर सेमेस्टर एग्जाम में हम कैसे लिखोगे, तो सेमेस्टर एग्जाम में इसी तरीके से लिखना। पहले जो है टीचर को समझाना, यानी कि आपको आंसर सीट के अंदर समझाना है कि सोइल फर्टिलिटी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया। देन उसके बाद बताना टीचर को कि सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन क्या होता है, और उस तरीके से डायग्राम भी आप बना सकते हैं एक छोटा सा, जहां पर आपने एक फील्ड दिखाया, उसमें पौधा लगा हुआ है, नीचे क्या है, डिफरेंट आपके न्यूट्रिएंट्स जो है शो हो रहे हैं। आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात क्लियर है? चलो फटाफट फिर एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दोगे, और जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं सेशन के अंदर, वो सेशन को क्या करेंगे, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। तो हमारी इतनी चीज तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर एक नीचे पॉइंट दिया हुआ है, The primary goal is to identify nutrient deficiency or toxicities and to formulate accurate, economically viable and environmentally safe fertilizer recommendation। अच्छा, ये बात चलो ठीक है, कोई मिट्टी जो है कितना न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है वो उसका सोइल फर्टिलिटी कहलाता है, लेकिन हमें उसको मापना क्यों है, उसको कैलकुलेट क्यों करना है, क्या वजह है, क्या रीज़न है? भाई मान लीजिए मेरे पास ये हाथ में, जस्ट इमेजिन कीजिए मेरे हाथ के अंदर क्या है, मेरे हाथ में क्या है, इस समय मिट्टी है। ये मिट्टी जनरली क्या कर रही है, पौधे को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन ये मिट्टी कितने न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है वो हम जब कैलकुलेट करेंगे या जज इसको मापेंगे तभी हमें पता लगेगा, यानी सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन से पता चलेगा। अब मान लो ये मिट्टी आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है, ठीक है, लेकिन जितना फसल को चाहिए उतने सप्लाई नहीं कर रही है, तो वो हमें कैसा पता लगेगा, जब हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे यानी उसकी टेस्टिंग करेंगे तब। तो अगर मान लीजिए कम न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है तो हम इसके अंदर और फर्टिलाइजर या मैन्योर वगैरह डाल के उन न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे ताकि फसल को पूरा मिल सके, और फिर क्या है, आपका यील्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में है तो भी पौधे को वो नुकसान पहुंचाएंगे, यानी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, तो उसका भी हम निवारण कर सकते हैं। देन अगर मान लीजिए मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट कम है या ज़्यादा है, जो भी है, तो हमें फर्टिलाइजर डालना है तो कितना डालना है, नहीं डालना है तो हमें कब तक नहीं डालना है, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, जब हम सोइल का इवैल्यूएशन कर लेंगे, यानी सोइल फर्टिलिटी का पता लगा लेंगे तब, है ना। तो वही आपका यहाँ पर बोला हुआ है कि सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन यहाँ पर इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये पता चल सके कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है या टॉक्सिसिटी है, मतलब कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा तो नहीं है। अगर कम है तो कितना जो है हमें मिट्टी के अंदर या खेत के अंदर न्यूट्रिएंट को डालना है ताकि उस पूर्ति को पूरा किया जा सके। क्लियर है बात? चलो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाई इट मैटर्स, यानी आपका सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन जरूरी क्यों है। हालांकि
इसका रिप्लाई या इसका जवाब मैं आप लोगों को दे चुका हूं, बट कोई बात नहीं, एक बात थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगेन वही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने ये खेत बनाया है, इस खेत के अंदर जनरली क्या है, मैंने यहाँ पर ये एक आपका प्लांट लगा दिया, ये पौधा लगा दिया है ना। हमने क्या किया, इस सोयल का यानी मिट्टी का जो है इवैल्यूएशन किया, यानी इस सोयल का टेस्टिंग की या फिर इवैल्यूएशन किया। पता हमें लगा, क्या पता लगा कि इस सोयल के अंदर या मिट्टी के अंदर जनरली क्या डेफिशिएंसी है, यानी न्यूट्रिएंट की कमी है। अगर इस मिट्टी के अंदर या खेत के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हुई और वो हमने पता लगा ली कि कितनी कमी है, बात समझ में आ गई। तो न्यूट्रिएंट की अगर कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, अगर डेफिशिएंसी होगी तो जनरली क्या है, ये जो प्लांट है इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, और जब इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ये प्लांट क्या करेगा, आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसके अंदर जनरली क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है आपके क्रिएट होंगे। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, इसके अंदर आपके बनेंगे। पिछले क्लासेस के अंदर मैंने आपको इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट टॉपिक पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की अगर पौधे के अंदर कमी होती है तो वो किस तरीके के सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है, और डिफरेंट टाइप के डिजीज या डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। तो वही सीन यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होगी, यानी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी मतलब पौधे के अंदर कमी, तो पौधे के अंदर क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे। और अल्टीमेट देखा जाए इसका प्रभाव या इसका इंपैक्ट किस पे देखने को मिलेगा, आपका जो यील्ड है, क्रॉप यील्ड है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, यानी क्रॉप यील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देन दूसरा चीज क्या हो सकता है आपका, मान लीजिए हम ऐसा मान के चलते हैं जैसे कि अगेन आपका ये खेत है, इस खेत का आपने सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन किया, यानी इस खेत का जो है आपने इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन से पता चला कि यार इस खेत के अंदर जो सोयल है ना, जो मिट्टी है, उसके अंदर तो क्या न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है, यानी इसके अंदर न्यूट्रिएंट पूरे हैं, या फिर कह लो न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है, यानी न्यूट्रिएंट या तो न्यूट्रिएंट आपके बैलेंस है या फिर क्या है, न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, इस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट को डाले जा रहे हो। तो क्या होगा बताओ, आप मान लीजिए इस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट पूरे हैं या फिर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डाले जा रहे हो, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डाले जा रहे हो। तो इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कहने का मतलब फसल को उगाने की जो लागत है वो आपकी बढ़ जाएगी, यानी खर्चा आपका बढ़ेगा, है ना, फालतू में ही आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो जबकि जरूरत नहीं है। दूसरा नुकसान क्या होगा, दूसरा नुकसान ये होगा कि सोयल पोल्यूशन कह लीजिए, या फिर आप अल्टीमेट कह सकते हो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। यानी अल्टीमेट आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या एनवायरमेंट पोल्यूशन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। एनवायरमेंट पोल्यूशन का मतलब यानी जैसे आपने फर्टिलाइजर या खाद वगैरह इसमें डाले, वो पानी के साथ घुलकर पानी के अंदर जाएंगे तो वाटर पोल्यूशन करेंगे, मिट्टी के अंदर है तो सोयल पोल्यूशन तो करेंगे ही, और जन वही आपके जो फर्टिलाइजर हैं वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट करके उनका एटमॉस्फेयर के अंदर लॉस होगा तो वो एयर पोल्यूशन कहीं ना कहीं करेंगे, है ना। तो ये क्या आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन भी कोज करेगा। इसके साथ ही साथ आपके पौधों के लिए वो न्यूट्रिएंट आपके टॉक्सिक साबित होंगे, वो बात अलग है, यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो है पौधे के अंदर ज़्यादा मात्रा में जाएंगे तो पौधों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा यानी यहाँ पर भी क्या होगा, आपका यील्ड जो है घट जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तो डबल नुकसान हो रहा है, एक आपका उत्पादन तो गिर ही रहा है, दूसरा आप यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा इनपुट डालकर खर्चा और ज़्यादा कर रहे हो, है ना। तो ये क्या है आपके यहाँ पर जो है कह लीजिए दो तरीके की कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। ये कंडीशंस या ये सिचुएशंस हम सॉल्व कर सकें या इनको शॉर्ट आउट किया जा सके, उसका एक ही सॉल्यूशन है या एक ही आपका कह लीजिए तरीका है। वो क्या है कि सोयल की फर्टिलिटी का प्रॉपर इवैल्यूएशन करना कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट हैं तो कितने हैं, और अगर इतने हैं तो हमें क्या और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डालने की ज़रूरत है, अगर है तो कितनी मात्रा में डालना है और किस समय जो है हमें डालना है। ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलेंगी, जब हम सोइल फर्टिलिटी का प्रॉपर उसका डायग्नोसिस करेंगे या उसका जो है प्रॉपर टेस्टिंग या चेकिंग करेंगे, यानी इवैल्यूएशन उसका प्रॉपर करेंगे। तो इसीलिए क्या है आपका सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन क्या करता है, ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, या फिर उसका मैटर यानी कि वो मैटर करता है। बात समझ में आ गई कि
नहीं आएगी बताओ भाई। क्लियर हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन आखिरकार आपका जरूरी क्यों है। तो अप्लाइंग टू लिटिल फर्टिलाइजर, यानी आपने बहुत कम फर्टिलाइजर अप्लाई कर दिए, या मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई कर दिए, तो इस केस के अंदर क्या होगा, अगर कम फर्टिलाइजर अप्लाई करें तो यील्ड आपका कम आएगा, अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई कर दिए तो पैसे का तो वेस्टेज होगा ही होगा, इसके साथ ही साथ सोयल को भी नुकसान होगा और एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा वो आपका अलग होगा, है ना। जैसे कि आपका ग्राउंड वाटर में वो लीचिंग कर जाएगा तो ग्राउंड वाटर को खराब करेगा, या फिर देखिए इस तरीके की काई वगैरह जो है पानी को पोल्यूट वो करेगा। तो ये जनरली क्या है, समस्या आपकी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन करना जरूरी है, या उसका कह लीजिए इंपॉर्टेंस वो रखता है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो बता दो फटाफट सभी बच्चे चैट बॉक्स के अंदर। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? चलिए डन। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो एक बार भाई, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे ताकि आपको जो भी वीडियोस आती है सेमेस्टर से रिलेटेड वो सारी की सारी यहाँ पर मिलती रहे और आपको जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहे। अब बात ये आ जाती है कि सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही आपको बताया था कि सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन वो क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट मेथड या टेक्निक्स का यूज करते हैं, है ना, जिससे क्या है हम सोइल की फर्टिलिटी को डायग्नोज कर सकें। वो आपका सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कहलाता है, यानी डिफरेंट मेथड और टेक्निक्स। तो वो मेथड आपके कौन कौन से हैं, तो ये रहे देखिए आपके वो 5 मेथड जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आ जाता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑन प्लांट्स, यानी इस मेथड के बारे में आज के लेक्चर में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस मेथड में बेसिकली क्या है, यानी यहां पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑन प्लांट्स, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं भाई। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट आपको टॉपिक मैंने करवाया कि नहीं करवाया, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको बताया कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की अगर कमी होती है तो किस पौधे के कौन से हिस्से पर किस तरीके के लक्षण या सिम्टम्स आपके दिखाई देते हैं। वही तो हमें यहाँ पर भी लिखना है, यानी हमें यहाँ पर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा, बट चीजें वही है आपकी, ठीक है। तो ये वाला तो हम कर भी चुके हैं, एक तरीके से ये विजुअल मेथड भी आप कह सकते हो। विजुअल मेथड का मतलब यानी कि हम यहाँ पर पौधे को देखकर पता लगा रहे हैं, ठीक है, पौधे को देखकर क्या है यहाँ पर पता लगाया जा रहा है। दूसरा है प्लांट एनालिसिस। प्लांट एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, यानी जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनको लैब के अंदर क्या है उनकी टेस्टिंग की जाती है। देन तीसरा आ जाता है बायोलॉजिकल टेस्ट। बायोलॉजिकल टेस्ट जो है वो हम बेसिकली ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर क्या है बायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। कैसे होता है वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, डोंट वरी। देन नेक्स्ट आ जाता है सोइल टेस्टिंग, यानी मृदा का यहाँ पर क्या है लैब के अंदर एनालिसिस या टेस्टिंग की जाती है। पांचवा यहाँ पर आ जाता है मॉडर्न टेक्निक्स। कुछ नई टेक्निक्स आपके डेवलप हुए हैं जिससे हम सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन का पता लगाते हैं। तो ये आपके टोटल 5 मेथड या टेक्निक्स आ जाती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप सोइल फर्टिलिटी का इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो आज इस क्लास के अंदर हम सबसे पहला मेथड जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ प्लांट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस मेथड से या इस मेथड के अंदर किस तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है सोइल फर्टिलिटी का। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस के अंदर आपको बताया था इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, बताओ फटाफट टोटल इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं। थोड़ा सा हम इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। बताओ भाई, टोटल आपके 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स में से अगर मैं बात करता हूं तो आपके यहां पर मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना, एक कैटेगरी कौन सी आ जाती है मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर भी आपको पता है मैंने 3 कैटेगरी आपकी बनाई थी। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर टोटल आपके यहां पर कितने 9 न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। कितने न्यूट्रिएंट आते हैं? 9 न्यूट्रिएंट आते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है यहां पर आपकी बन जाती है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। फटाफट जो है आप लोग चैट बॉक्स के अंदर बताओगे कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट आपके होते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है आपकी? माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम क्या कहते हैं? यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। और ये कितने होते हैं आपके? टोटल 8 होते हैं,
कितने होते हैं टोटल? 8 होते हैं। हालांकि अब मैक्रोन्यूट्रिएंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, बट कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे आपका सबसे पहले CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो कि आपके बेसिक न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। देन आपका NPK यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, जो कि आपके प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट आ जाते हैं। देन आपका कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर, जो आपके क्या है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट आ जाते हैं। इधर मैंने आपको तरीका बताया था, नाइस बॉय कॉल्ड मदर, नाइस बॉय कॉल्ड मदर, मंजन क्यों फेंका, ठीक है, मंजन क्यों फेंका। तो ये आपके 8 जो है यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाते हैं। अब इनमें से अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों की, तो इन तीनों की तो कमी पौधे के अंदर कभी होती नहीं है। बचे आपके ये 6 और ये 8, इनकी कमी क्या है पौधों के अंदर देखने को मिलती है हमेशा। अब कौन से न्यूट्रिएंट की कमी पौधे के कौन से हिस्से पर दिखाई देती है, ये बात भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाई थी। और ये रहा देखो उसका डायग्राम जीता जाता है ना एग्जाम्पल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपका प्लांट है जो कि मिट्टी में लगा हुआ है। मिट्टी के अंदर जब तक न्यूट्रिएंट कंप्लीट यानी न्यूट्रिएंट प्रॉपर मात्रा में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो पौधे में भी क्या है न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देती है। यानी पौधे क्या करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करते हैं, यानी पौधों के अंदर उस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में होता है, भाई मैं चश्मिश हूँ, मुझे चश्मा लगा हुआ है। चश्मा क्यों लगा हुआ है मुझे? क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर क्या हुआ है जनरली विटामिन ए की कमी हुई। ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हुई तो मेरे आंखों की रोशनी क्या है कम होगी, यानी मुझे कम दिखने लगा। यानी मुझे क्या है यहाँ पर मेरी बॉडी ने क्या किए सिम्टम्स शो किए, सिम्टम्स जो है उसने प्रोड्यूस किए। आपको जुकाम होता है या कोल्ड होता है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उस तरीके का, बुखार होता है तो उस तरीके से आपको महसूस होता है, फील होता है। तो यही क्या है सिम्टम्स या लक्षण कहलाते हैं जो कि क्या है आपको दिखाई देते हैं। सेम उसी तरीके से पौधे के केस में भी होता है। जब पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो पौधा भी क्या करता है आपके सिम्टम्स शो करता है। जैसे मैंने आपको बताया था आपके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम और मैग्नीशियम जो कि आपके हाईली मोबाइल होते हैं, अगर इनकी कमी होती है तो पौधे के कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जिंक के जो कि आपका मॉडरेटली मोबाइल होता है, इसके कमी के लक्षण पौधे की नई और पुरानी पत्ती दोनों पर दिखाई देते हैं। लेस मोबाइल के अंदर क्लोरीन मोलिब्डेनम मैग्नीज कॉपर आयरन और सल्फर आ जाता है जिसके कमी के लक्षण पौधे की नई पत्ती पर दिखाई देते हैं। और इमोबाइल के अंदर कैल्शियम और बोरोन आ जाता है जिसके कमी के लक्षण पौधे की एपिकल बड यानी ग्रोइंग पार्ट पर या ग्रोइंग टिप पर दिखाई देते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई थी कि नहीं बताई थी? तो बस इतनी चीजें जब आपको पता है तो यही तो हम इस मेथड के अंदर करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो है आपका जो प्लांट होते हैं या जो पौधे होते हैं उनकी जनरली क्या है विजुअल ऑब्जर्वेशन की जाती है। यानी विजुअल ऑब्जर्वेशन या कह लीजिए एक तरीके का विजुअल मेथड होता है ना। जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ प्लांट है आपका मेथड, ये क्या होता है एक विजुअल मेथड होता है। आप इसके अंदर लिखोगे, कैसे लिखोगे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ प्लांट के अंदर जनरली क्या है आपके, आप पूरा भूमिका बना के यहाँ पर लिख सकते हो अगर लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो, कि टोटल 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी जब पौधे के अंदर होती है तो पौधे जनरली क्या करते हैं उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स यानी कमी के लक्षण जो है उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम और मैग्नीशियम के कमी के लक्षण जो है पौधे की पुरानी पत्ती पर आते हैं। देन इसके अलावा आपका कैल्शियम और बोरोन के कमी के लक्षण पौधे की एपिकल बड पर आते हैं। जिंक के कमी के लक्षण पौधे की पुरानी और नई पत्ती दोनों पर दिखाई देते हैं। निकल, क्लोरीन, देन इसके अलावा आपके बाकी के जो भी सल्फर वगैरह या जो भी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनके कमी के लक्षण क्या है पौधे की नई पत्ती पर दिखाई देते हैं। इस तरीके से आपने क्या कर दिया लिख दिया। अब जो है आप कहोगे कि ये जो कमी के लक्षण है इन्हें हम क्या है विजुअली देख सकते हैं, विजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी ये एक तरीके का विजुअल मेथड होता है या फिर कह लीजिए आपका एक तरीके का देख कर क्या है यानी पौधे को देखकर हम क्या करते हैं इसमें पता लगाते हैं। इस मेथड के अंदर या इस विधि के अंदर हमें ये तो पता चल जाता है कि किस न्यूट्रिएंट की कमी है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि कितनी कमी है, यानी अमाउंट पता नहीं चलती है कि कितनी कमी है। यानी ये एक क्वांटिटेटिव नहीं एक क्वालिटेटिव मेथड है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि विजुअल मेथड क्या है एक आपका क्वालिटेटिव मेथड है। अब ये क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा, चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दो शब्द होते हैं
एक होता है आपका क्वालिटेटिव, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब जिसे आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो। क्वांटिटेटिव को हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक। क्या बोलते हैं उसे? मात्रात्मक गुण। क्या बोलते हैं? मात्रात्मक गुण। मात्रात्मक गुण यानी क्वांटिटेटिव गुण का मतलब जिसे आप माप सकते हो। जैसे आपका दूध है तो 1 लीटर दूध है, 500 ml दूध है, 1 लीटर ऑयल है, या 1 किलो चावल है, 1 किलो चीनी है। यहाँ पर क्या है, इसे माप सकते हो कि चीनी का वजन 1 किलो है, चीनी का वजन 10 किलो है, आलू का वजन 2 किलो है, आपका दूध जो है वो 1 लीटर है। इसको आप माप सकते हो। तो ये क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव जो है कहलाता है, यानी कि आपका कह लीजिए मात्रात्मक गुण, यानी जिसकी मात्रा को आप माप सकते हो। दूसरा होता है क्वालिटेटिव, यानी गुणात्मक गुण। क्वालिटेटिव का मतलब जिसे आप माप नहीं सकते हो, सिर्फ आप देख सकते हो, उसकी क्वालिटी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई फूल आपने देखा, वाह कितना अच्छा फूल है, क्या आप उसे माप सकते हो कि ये फूल 1 किलो अच्छा है? नहीं बोलोगे ना। आप इतना कहोगे वाह इसका रंग लाल है और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। आपने मान लीजिए कोई सुंदर सी कार देखी या कोई सुंदर सी लड़की या लड़का देखा तो आप कहोगे वाह कितनी सुंदर लड़की है ना, कितना अच्छा लड़का है। आप ऐसा बोलोगे, ऐसा थोड़ी कहोगे कि 10 किलो सुंदर लड़की है या उस लड़के के अंदर 10 किलो सुंदरता है। आप ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी जो आप ये पौधे देख रहे हो, इन पौधों के अंदर कमी के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बोल सकते हो ये तंबाकू का पौधा है, इसके अंदर 2 किलो कमी के लक्षण है, या इसके अंदर 3 किलो कमी के लक्षण है? बोल सकते हो? नहीं ना। तो यही इसीलिए क्या कहा गया है कि जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स होता है ये विजुअल मेथड और एक तरीके का क्वालिटेटिव मेथड होता है। यहाँ पर आप उसकी क्वालिटी को माप सकते हो, क्वांटिटी को नहीं माप सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देखिए कुछ सिम्टम्स आपके दिखाए हुए एग्जाम्पल आपके लिए, एग्जाम्पल आप दे दोगे। जैसे अगर मैं मक्का की बात करता हूँ, मक्का के अंदर जो व्हाइट बड डिसऑर्डर है वो आपका किसकी वजह से? जिंक की कमी की वजह से होता है। कॉलीफ्लावर के अंदर विप्टेल, ये मैंने आपको बताया था ना, विप्टेल जो डिसऑर्डर है ये जनरली क्या है? मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देन इसी तरीके से आपके ये भी यहाँ पर आपका टोबैको के अंदर जो सैंड्रोन डिजीज होगी आपकी, है ना, ये सैंड्रोन डिजीज है और ये जनरली क्या है आपका, यानी कि आप कह सकते हो ब्राउनिंग इन कॉटन, यानी कि जो है आपकी रेडनिंग इन कॉटन, यानी कॉटन की पत्तियां क्या है यहाँ पर आपकी रेड पड़ चुकी हैं, लाल पड़ चुकी हैं। तो इस तरीके से क्या है कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे दोगे ताकि आपका आंसर जो है जस्टिफाई हो सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और भी बता रहा हूँ और अभी मैं बताऊंगा कि जब पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो पौधे कैसे कैसे लक्षण या कमी के लक्षण पैदा करते हैं। तो उन लक्षण को आपको थोड़ा सा लिखना है। वैसे जर्नल आप लिख सकते हो, यानी कि न्यूट्रिएंट वाइज भी लिख सकते हो। जैसे नाइट्रोजन के कमी के लक्षण जो है पौधे की पुरानी पत्ती पर दिखाई देते हो, वी शेप क्लोरोसिस देखने को मिलती है। फास्फोरस के कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्ती पर दिखाई देते हैं और उसके पत्तियां जो है, यानी जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनमें रेडनिंग या पर्पलिश कलर जो है देखने को मिलता है। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है, तो वो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। लेकिन जर्नल जो आपके सिम्टम्स होते हैं उनको भी आप डिफाइन करोगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। देखिए ये जितने भी डिसऑर्डर आपके हैं ये सारे के सारे बोरोन की कमी की वजह से होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर, होलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर बोरोन की कमी की वजह से होता है। अनार और टमाटर के अंदर या किसी भी फ्रूट के अंदर फ्रूट क्रैकिंग है, बोरोन की कमी की वजह से होता है। हैन एंड चिक डिसऑर्डर है, बोरोन की कमी की वजह से होता है। सैलरी जो है एक आपकी लीफी वेजिटेबल है, इसके अंदर स्टेम क्रैकिंग हो रही है, बोरोन की कमी की वजह से होता है। नेक्रोसिस आपका जो है बोरोन की कमी की वजह से होता है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से ही तो हो रहे हैं। जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप लिख सकते हो। देन इसके अलावा आपको बताओ और कैसे, अगर पौधे के अंदर कमी होती है न्यूट्रिएंट की तो कैसे कैसे लक्षण होंगे। तो उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, उसके पत्तियों का आकार खराब हो जाएगा, यानी वो मुड़ जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। पत्तियों के ऊपर स्पॉट्स आपको नजर आएंगे, तने का साइज घट जाएगा। इस तरीके के आपके लक्षण दिखाई देंगे तो उन्हें आप पॉइंट पॉइंट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, एक तरीके का क्वालिटेटिव मेजर
मेजरमेंट होता है मैंने आप लोगों को बता दिया था, और ये एक तरीके का विजुअल मेथड भी होता है जहां पर हम पौधे को देखकर पौधे के विजुअल यानी कि उसको किस तरीके के उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर हम क्या करते हैं यहाँ पर मिट्टी के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है उसका पता लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी फसल के अंदर पौधे की पुरानी पत्ती पर वी शेप क्लोरोसिस देखने को मिल रही है तो हम ऐसा कह देते हैं कि पौधे के अंदर मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसी तरीके से हम बाकियों का भी पता लगाते हैं। देखिए यह पौधों के यहाँ पर लिखा हुआ है, यह पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता का गुणात्मक मापन है। यह मृदा उर्वरता का दृश्य मूल्यांकन तथा बढ़ते पौधों को प्रभावित करने वाले समस्याओं का निदान करने की विधि है। पौधे का असामान्य रूप एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है, तत्वों की कमी के कारण हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो है ये आपका रिपीट हो गई है, बट कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यानी पौधे के अंदर जो आपका असामान्य रूप दिखाई दे रहा है यानी कि डिफरेंट, जैसा नॉर्मल होना चाहिए तो वैसा नहीं है, अलग दिखाई दे रहा है, तो वो आपका एक या फिर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से देखने को मिल सकता है या दिखाई दे सकता है। बात समझ में आ गई है? चलिए यहाँ पर विजुअल डायग्नोसिस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पर देखिए जब हम विजुअल डायग्नोसिस करते हैं यानी पौधे को जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं या क्या क्या जो है आपके सिचुएशंस हो सकती हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले इफ प्लांट लैक अ पर्टिकुलर एलिमेंट मोर और लेस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में अपीयर, यानी अगर किसी पौधे के अंदर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है तो वो पौधा क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण पैदा करेगा। जो आप ऑब्जर्व करोगे देखोगे बात सही है। दूसरी बात क्या है, जो आपका विजुअल मेथड होता है या फिर कह लीजिए ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाला जो सिम्टम्स होता है ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। सिंपल और इजी मेथड है। आप आराम से खेत के अंदर गए, आपने पौधे को देखा, पौधे को देखकर क्या किया, आपने पता लगा लिया कि इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटेशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है। यहाँ पर ना ही किसी टूल की जरूरत पड़ी, ना ही आपको ज्यादा एफर्ट या मेहनत लगाने की जरूरत पड़ी। लेकिन ये काम हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे मैं अगर खेत के अंदर चला जाऊं और मुझे कहा जाए गेहूं के अंदर बताओ किस न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, तो हो सकता है मैं ना बता पाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है इस वजह से। लेकिन एक किसान को अगर उसके खेत के अंदर छोड़ दिया जाए और उसे बोला जाए बताओ कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, वो तुरंत पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा है। यानी इस मेथड के लिए व्यक्ति या इंसान के अंदर प्रैक्टिकली नॉलेज या स्किल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है किताबी ज्ञानों के कंपैरिजन में। किताबी ज्ञान भी होना चाहिए बट प्रैक्टिकली नॉलेज क्या है, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो मेथड होता है ये बहुत ही सिंपल और इजी होता है, बट यहाँ पर प्रैक्टिकली नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा होगी, तभी क्या आप इसका पता लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, यानी एक पौधा जो है, मान लीजिए कोई आपका एक प्लांट है, सिंगल प्लांट है, जरूरी थोड़ी उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो सकता है उसके अंदर नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की कमी हो, पोटेशियम की भी कमी हो, यानी मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। तो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होती है तब थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है पता लगाना। तो ये जनरली जो है यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट आपका इन सच अ कॉम्प्लेक्स केसेस इट रिक्वायर्स एन एक्सपीरियंस पर्सन टू मेक अ प्रॉपर जजमेंट, है ना। जैसे आपका नाइट्रोजन की कमी थी सिंगल तो आपने पता लगा लिया, लेकिन जब मल्टीपल डेफिशिएंसी होगी उस केस के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए एक आपका एक प्रॉपर एक्सपीरियंस पर्सन की क्या है यहाँ पर जरूरत पड़ती है, या फिर आपका कह लीजिए रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो विजुअल मेथड होता है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मेथड होता है, इसमें जस्ट आपको ये पता चलता है कि कितने कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, लेकिन कितनी कमी है ये आपको पता इससे नहीं लगता है। बात समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए अगर मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है तो पौधा नाइट्रोजन की कमी शो करेगा, लेकिन कितना नाइट्रोजन कम है ये आपका नहीं बताएगा। समझे कि नहीं समझे? तो वही सीन यहाँ पर भी आपका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ आपको बुखार है, तो अगर आपको बुखार आएगा तो आपकी बॉडी क्या है, गर्म होगी, लेकिन कितना बुखार है वो आपको पता कब चलेगा, जब आप उसको थर्मोमीटर से मापोगे। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि पौधे के अंदर अगर नाइट्रोजन की कमी है तो वो नाइट्रोजन की कमी दिखाएगा, यानी कि मिट्टी के अंदर भी नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन कितनी कमी है वो नहीं बताएगा। वो तभी पता चलेगा जब हम या तो प्लांट की एनालिसिस करेंगे या फिर जो है सोइल की एनालिसिस यानी टेस्टिंग की जाएगी तब। ठीक है भाई,
चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स देख लेते हैं, यानी जब पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो पौधा किस तरीके के कमी के लक्षण पैदा करता है। अब ये बात मैं पिछली क्लासेस के अंदर आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि जब पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होती है ना, तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण आपके डिफरेंट होते हैं। जैसे नाइट्रोजन के अलग होंगे, फास्फोरस के अलग होंगे, पोटेशियम के अलग होंगे, लेकिन यहाँ पर बात की गई है आपके एक जर्नल लक्षण की, यानी अगर आपके न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो जनरली आपके पौधे किस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे। तो आप ये जर्नल सिम्टम्स भी आप हेडिंग डाल सकते हो अपने आंसर के अंदर, जर्नल, या फिर जैसे यहाँ पर डाला हुआ कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स यानी सामान्य कमी के लक्षण। और फिर आप कुछ नीचे हेडिंग डाल सकते हो स्पेसिफिक, यानी कि जो है आपके पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के सिम्टम, जैसे नाइट्रोजन के इस तरीके के दिखाई देते हैं, फॉस्फोरस के ऐसे दिखाई देते हैं, पोटेशियम के ऐसे दिखाई देते हैं, मैग्नीशियम के ऐसे दिखाई देते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, तो इससे आपको और अच्छे मार्क्स जो है मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों लिखेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। वो डिपेंड करेगा आपका जो क्वेश्चन आया वो कितने मार्क्स का आया, 10 नंबर का है, 5 नंबर का है, 2 नंबर का है, उसके हिसाब से आपको अपने आंसर को लिखना है। तो ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, बाकी मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस या आइडिया देता रहूंगा। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, सीडलिंग स्टेज फेलर, यानी कि जो बीज होगा ना, बीज आपका जर्मिनेट नहीं करेगा, या जर्मिनेट कर भी गया ना तो वो आपका पौधा जो है छोटे स्टेज पे ही क्या है मर जाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाया इस वजह से। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, रिटार्डेड स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि जो पौधा है उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, बौना रह जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। नॉर्मल पौधा ये है, लेकिन छोटा पौधा आपका न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से उसकी ग्रोथ कम होगी। जैसे हम इंसानों की वजह से होता है, बचपन में अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो वो क्या रह जाता है, छोटा रह जाता है। तो कहते हैं हॉर्लिक्स पिलाओ या कॉम्प्लान पिलाओ, है ना। तो वही सीन आपका यहाँ पर भी पौधों के साथ भी होता है। देन एबनॉर्मल कलर, यानी खासकर क्लोरोसिस आपको देखने को मिलती है, इस तरीके से पत्तियां जो है पीली पड़ जाती है। सारी चीजें मैं बता चुका हूं क्लोरोसिस वगैरह क्या होता है। देन आपका नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेड टिश्यूज, डेड टिश्यूज का मतलब यानी पत्ती के ऊपर इस तरीके से आपको डेड स्पॉट दिखाई देंगे, यानी वहां से पत्ती क्या है, सूख चुकी है, मर चुकी है, यानी कि वहां के टिश्यूज डेड हो चुके हैं। तो ये आपके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं या कॉमन लक्षण है जो आपको क्या है पौधे के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और क्या है, माल फॉर्मेशन ऑफ प्लांट पार्ट, कहने का मतलब जो पत्तियां होंगी वो आपको उनकी जो नॉर्मल आकार है वैसा ना दिखाई देके अलग आकार दिखाई देगा, पत्तियां छोटी होंगी, मुड़ी हुई होंगी और पौधा झाड़ीनुमा आपको दिखाई देगा। तो ये आपका माल फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आपका डिलेड क्रॉप मैच्योरिटी, यानी फसल जो है वो आपकी देरी से परिपक्व होगी। जैसे फास्फोरस की अगर कमी होती है तो मैच्योरिटी जो होती है वो डिले हो जाती है। आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, अगर याद हो, नहीं याद है तो पुरानी क्लासेस को देखो जाके और उनको रिवाइज करो, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और पुरानी क्लासेस को देख लेना भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, अदरवाइज अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई दिक्कत, मैं तो यहाँ पर यूट्यूब पे लेक्चर ले ही रहा हूँ, आपको फ्री में ये लेक्चर मिल रहे हैं। अगर आप बीच बीच से देखोगे और इरेगुलरली देखोगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। ध्यान रखना, टाइम टेबल क्या है क्लासेस का, डेली 3 बजे क्लास चलती है। डेली का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 दिन आपकी 3 बजे क्लास चलती है, तो डेली आपको अटेंड करनी है। ठीक है भाई, चलो डिलेड क्रॉप मैच्योरिटी बता दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, पुअर क्रॉप क्वालिटी, यानी जो फसल की क्वालिटी होगी वो भी क्या आपको खराब मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी। खासकर पोटेशियम की कमी की वजह से जो ग्रेन्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, घट जाती है, गिर जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ हिडन हंगर, हिडन हंगर का मतलब ये होता है कि पौधा क्या है नॉर्मली आपको सही दिखाई देगा, यानी पौधा नॉर्मली स्वस्थ दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर क्या है न्यूट्रिएंट की कमी होती है और वो आपको नजर भी नहीं आएगा और आपका यील्ड जो है, उत्पादन जो है उससे घट जाएगा और आपको लगेगा यार मेरे फसल तो मेरी अच्छी खासी दिख रही है फिर भी यील्ड कम आया। उसे कहते हैं हिडन हंगर, यानी छुपी हुई भूख। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको मान लीजिए 4 रोटी चाहिए, ठीक है, डेली आप 4 रोटी खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 रोटी मिल रही है, लेकिन उन 4 रोटी से आपको न्यूट्रिएंट या एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन जो आपके ऐसे न्यूट्रिएंट जो उन 4 रोटियों से नहीं मिल पा रहे और आपकी बॉडी को चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपकी बॉडी नॉर्मली दिख रही है कि ठीक है यार उसको एनर्जी मिल रही है, काम कर रही है अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी जो आपको नजर नहीं आएगी, है ना। तो उसी तरीके से पौधों के केस में भी होता है, यानी नो विजुअल सिम्टम्स बट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एग्जिस्ट, यानी कि आपको
रियल में विजुअल सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, बट क्या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, वो आपका हिडन हंगर कहलाता है। तो इस तरीके के क्या है, ये आपके कुछ कॉमन सिम्टम्स या फिर कह लीजिए लक्षण है जो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जाते जाते जो है एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा, ध्यान से सुनना। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हैं क्लास में कि सर बाकी के सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स या डिजास्टर या फिर आपके एटसेट्रा एंटोमोलॉजी फलाना फलाना जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आप कब करोगे स्टार्ट या कहाँ मिलोगे। तो बेटा देखो, मैं आपको क्लियर कट करना चाह रहा हूँ, आपको धोखे में नहीं रखना है, कुछ भी जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो YouTube पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। रीज़न ये है कि हम लोग जो है पेड बैचेस के अंदर भी क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं, वहाँ पर भी हमारी क्लासेस चलती हैं और उन बच्चों ने पैसे देकर वो आए हुए, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें तो वो प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। और YouTube पर इतना ज़्यादा हम अवेलेबल नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि एक इंसान व्यक्ति जो है दिन में 5 से 6 क्लासेस ही ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो जितना हम YouTube पर कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करते हैं। बाकी YouTube पर आपने हमारा तरीका देख लिया, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ भी आती हैं। तो अगर आप बाकी के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हो, जहां पर ये आपको 14 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। इन 14 सब्जेक्ट में से अगर आप देखोगे तो आपका जेनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कंप्लीट हो चुका है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट के भी 50% सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो पेड बैच के अंदर एक तो आपका सब्जेक्ट जल्दी कवर हो जाएंगे, यानी आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। दूसरा, आपको क्लास नोट्स के साथ साथ A4 साइज नोट्स भी मिलते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हो और लाइफ टाइम तक वो आपके साथ रहेंगे और प्रॉपर आपको एक्सप्लेन नोट्स मिल जाते हैं, जिनका आप बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो। यानी कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे के सारे हम लोग प्रोवाइड करते हैं और वो भी बायलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके मिलते हैं। ठीक है, तो आप जनरली क्या है, अगर आप चाहते हैं तो आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, यानी जो क्लासेस हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड दी जाएंगी, जो चल रही हैं वो आपको लाइव मिलेंगी। देन आपके क्लास नोट्स और आपको यहाँ पर इसके साथ ही साथ A4 साइज नोट दिए जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप होगा जहां पर आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। देन इसकी वैलिडिटी जो है वो आपकी 6 महीने की रहने वाली है। और आप इस बैच के अंदर एनरोल कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना, लॉगिन करते समय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरीके की ऐप आपके सामने खुलकर आ जाएगी। यहां एक बार चेक कर लेना एग्रीकल्चर ही है कि नहीं है, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। देन आपको यहां पर स्टोर पर क्लिक करना है। स्टोर पर क्लिक करने के बाद सर्च बार पर आपको सर्च करना है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर बैच। सेम इसी तरीके का बैच जो है आपको नजर आएगा, जैसा ये आप यहां पर देख रहे हो। बस उसके बाद आपको क्या करना है, उस बैच पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको वहां पर कूपन कोड डालना है आपका Y1021। जैसे ही आप कूपन कोड डालोगे प्लस उसी के नीचे जस्ट देखना कॉइन्स का ऑप्शन होगा, तो कॉइन्स पे टिक कर देना, कूपन कोड डाल देना, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिल जाएगा। और आप उसके बाद यहाँ पर बाय नाउ का क्लिक होगा, उस पर क्लिक करके आप बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो सिंपल सा ये है, आप ऐप को इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कर लेना और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बैच का लिंक मिल जाएगा, सीधा उस पर क्लिक करना, आप ऑटोमेटिक बैच पे पहुंच जाओगे और कूपन कोड अप्लाई करके डिस्काउंट लेकर बैच के अंदर एनरोल कर लेना। या फिर आपको सिंपली क्या करना है, क्रोम पर जाना है, अड्डा 24/7 सर्च जो है यहाँ पर करना है। देन उसके बाद पहली वेबसाइट पर जाकर ऑल कोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर में आपको जाना है। ये रहा बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर, इसको आप सिलेक्ट करोगे, ये रहा सेकंड सेमेस्टर का बैच आपका। मोर ऑफर पर जाकर आपको यहाँ पर Y1021 कूपन कोड लगा देना है। जैसे ही आप Y1021 कूपन कोड लगाओगे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा ऐप से जब आप परचेज करोगे कॉइन्स यूज कर लेना, यही बैच आपको 2600 या फिर आपका इसी प्राइस के अंदर जो दिखा रहा है इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। अभी सेल लाइव है, इस वजह से आपका ये इतना कम प्राइस दिखा रहा है, यानी 81% का डिस्काउंट, और कॉइन यूज करोगे तो 82% का डिस्काउंट हो जाएगा, अदरवाइज उसके बाद ये आपको नहीं मिलेगा।
तो आपकी मर्जी है, आप एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैंने सारे तरीके बता दिए हैं। इसके साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी डाउट क्वेरी है आप इस नंबर पर टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड देन इस क्लास की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ कोई बैच के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ लेना, या फिर आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बट याद रखना, डिस्काउंट के लिए आपको Y1021 कूपन कोड लगाना है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलो तो यहीं पर सेशन को खत्म करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।